वर्क, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज से हम अपनी ऑर्गेनोमेटालिक की सीरीज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने मेन ग्रुप एलिमेंट केमिस्ट्री पूरा किया था वैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे। वहाँ पे भी मैंने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा था, तो यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। पहले मैंने यही सोचा था कि मीडियम वाला पार्ट पढ़ाऊँगी, बट जो भी है जैसा भी था, तो अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। ठीक है, बेसिक फ्रॉम मीडियम टू हार्ड पूरा लेवल चलेगा। क्यों मैं ये कर रही हूँ? क्योंकि ये देखो जीआईसी का भी पेपर आ रहा है, पीजीटी का भी पेपर है, यूपीएचएससी का भी पेपर है, बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं। और अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एकदम हर को हार्ड लेवल का आता है, भी आपका लो लेवल का भी आता है। आप केट का पेपर भी देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल इस बार का पेपर ऐसा ही था। तो हम लोग हर चीज़ करते हुए जाएंगे ताकि पेपर कैसा भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़े कि हमने कितनी कैसी तैयारी की है। तो आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसमें हमारा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, देन हेप्टिसिटी, उसके बाद हम लोग चार्जेस के बारे में करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला पार्ट आज की क्लास में कवर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको आता है फास्ट फॉरवर्ड पे भी इसको देख सकते हो, बट हाँ मैं आप इसको डिटेल में ही करूँगी इस पूरे सीरीज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, मैंने पहला एक चीज लिखा है एडवर्ड फ्रैंकलिन। ठीक है, इनको ना ही इज नोन एज द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इन्होंने ही मेन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में बताया था। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हो वो पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। एडवर्ड फ्रैंकलिन को बोला जाता है और इन्होंने डाइथाइल जिंक जो है डिस्कवर किया था। और हमें पता है ये फ्रैंकलिन रिएजेंट भी है। और एक और बात देखो, रिएजेंट्स पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम पता है सब कुछ आ जाता है, हम फॉर्मूले में अटक जाते हैं कि 3 आना था, 2 आना था, टाइटेनियम आना था कि वेनेडियम आना था। तो एक एक के हमें फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फ्रैंकलिन रिएजेंट डाइथाइल जिंक होता है। ठीक है, डिस्कवर किया था। जो ये क्वेश्चन है ना, द ईयर इन विच वर्नर प्रपोज्ड हिज कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये जो है रिसेंटली 15 जून 2016 में हमारा जो है ये जीआईसी टाइप का पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्नर ने ये थ्योरी दी थी 1893 में। तो जिसको ये पता था तो उसने तो टिक लगाया, 2 मार्क्स आ गए उसके। तो इसीलिए मैं ये साथ में कर रही हूँ। दो थोड़ा सा लगता है, एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा पेपर के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशंस टू बी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वी विल से दैट। ओके, तो सबसे पहला होता है एटलीस्ट 1 कार्बन, मेटल और कार्बन का एक बॉन्ड होना चाहिए। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, Mg इज ए मेटल, ठीक है ना, एंड R इज ए अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3। ठीक है, इनके बीच में एक कार्बन, ये कार्बन है, ये मेटल है, एक बॉन्ड होगा तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। सिर्फ इसी बात से नहीं है, और भी कंडीशंस है। सेकंड, जो ये कार्बन है शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ये कार्बन है ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब हमें पता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड होती है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि जैसे अल्काइल हो गया, मिथाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, उसका पार्ट होना चाहिए कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्वियस है। RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज करना चाहिए। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ क्या है। जैसे RMgX हो गया, ठीक है, इसमें तो हमारा क्या कहते हैं दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही थी। इवन ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी काफी चेंज करता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आपका एक और इम्पोर्टेंट है जैसे कि विल्किंसन रिएजेंट, ठीक है, RH PPH3 का होल थ्राइस Cl, ठीक है, ये होता है हमारा विल्किंसन रिएजेंट। अब इसमें तो मुझे कोई भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ये बोलूंगी मैम एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड, तो ये तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होना ही नहीं चाहिए। बट ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसकी कंप्लीट विल्किंसन साइकिल पढ़ोगे तो एक बीच में स्टेट आती है जब ये एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये मेटल RH एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाता है,
तो बीच में आ गया ना, मैकेनिज्म के बीच में आया ना, इसने मेटल के साथ कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया ना मेटल और कार्बन का, इसलिए ये जो होता है हमारा होता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट इज कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसका क्या एग्जाम्पल है? अब देखो ये हो गया। अब ये मतलब है ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि इन बिटवीन द रिएक्शन इनके बीच में बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन का। कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं ये NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। हम कहेंगे ये देखो कार्बन है, ये मेटल है, ये कार्बन है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये कार्बन है, ये मेटल, ये कार्बन है, तो ये दो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने चाहिए, बट ये नहीं होते। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इवन LDA is lithium diisopropyl amide, diisopropyl amide। ठीक है, ये होता है। अब इसमें भी हम कह सकते हैं ये मेटल है, ये कार्बन है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा किसी न किसी तरीके से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बट दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं है। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि देखो एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड ठीक है, ऑर्गेनिक बॉन्ड ठीक है, बट कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सोडियम Na, हमें पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या सोडियम और भी दे सकता है? क्या Na से +1 से +3 हो सकता है, +4 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, ये +2, ये +1, ये भी +1। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकते, और जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज कर सकते तो दीज कांट बी अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जहाँ से हमारे को नॉलेज और भी स्टार्ट होनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स हम कहाँ से ले रहे हैं। तो मेटल्स तो 3 तरीके के होते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री वाले हैं जो P ब्लॉक वाले होते हैं, एक ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड D ब्लॉक वाले, एक इनर ट्रांजिशन अभी हम करके हटे F ब्लॉक एलिमेंट वो वाले। तो इन 3 बेसिस पे डिवाइडेड है। इन सब के हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि इनका कॉम्प्लेक्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल गिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम C4H9Li, ठीक है, एल्काइल लिथियम का ही ये एक एग्जांपल है। ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, मिथाइल लिथियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जिंगल-नाटा कैटलिस्ट, ये CSIR नेट जून 2011 में क्वेश्चन आया था। जिसको आता था उसने तो 2 सेकंड में इसको आंसर लगाया था। ये था एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल T2H5 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये होता है हमारा जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट। और क्वेश्चन ये था कि जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट में इनमें से कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसके अंदर ना TiCl4 भी होता है। तो TiCl4 और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होती है हमारी जिंगल-नाटा कैटालिसिस। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक के लास्ट में। ठीक है, तो डाइइथाइल एल्यूमिनियम को हम बोलते हैं जिंगल-नाटा कैटलिस्ट, और जो ये कैटालिसिस होती है उसमें हमारा TiCl4 भी यूज होता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब आते ये, इसे हम बोलते हैं कॉकिडियल ऑक्साइड। ये मेन ग्रुप एलिमेंट का ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का सबसे पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था। ठीक है, तो ये होता है आर्सेनिक, ये हो गया ऑक्साइड, ये हो गया मिथाइल, तो इसे बोलते हैं कोकोडियल ऑक्साइड। तो पता होना चाहिए एक बार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन मेटल के लिए, जैसे गिलमन रिएजेंट R2 कॉपर Li। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएजेंट ये होता है जिरकोनियम के साथ होता है, यहाँ पे CP लगे होते हैं, और यहाँ पे हमारा Cl और H होता है। फेरोसिन में हमारी यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग होती है, आयरन होता है, फिर एक हेक्सागोनल रिंग होती है। ठीक है, कॉल्मन्स रिएजेंट में FeCO4 2 नेगेटिव। ठीक है, वास्का कॉम्प्लेक्स, जो हमारा वास्का कॉम्प्लेक्स होता है वो इरिडियम वाला होता है। इरिडियम जैसे कि हमारा ये होता है ना ग्रिग्नार्ड कैरियम,
विल्किंसन रिएजेंट बिल्कुल वैसा ही होता है, उसमें PPH3 का 2 हो जाता है, CCO आ जाता है, ठीक है। जी से सॉल्ट जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, K प्लस प्लैटिनम Cl3C2H4 का नेगेटिव, ठीक है। ये भी हमारा जी से सॉल्ट भी CSI या नेट में आ चुका है, K प्लस प्लैटिनम Cl3C2H4 का नेगेटिव, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है पूरा का पूरा। कैसा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो प्लैटिनम यहाँ पे रहता है Cl, यहाँ Cl, ये इथाइन के साथ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस पे नेगेटिव और ये K प्लस, ठीक है। तो ये भी CSI नेट में आ चुका है जी से सॉल्ट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। यूरोसिन यहाँ पे होती है 8 मेंबर्ड रिंग, ये होती है हमारी 8 मेंबर रिंग। तो ये वाले ना रिएजेंट हमें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस आर द बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाओगे और ऑर्गेनोमेटालिक आपने नाम लिया तो भाई ये तो आना आपको सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। इंटरव्यू का तो बेस है ये। अगर और क्या होता है कि सीधा पूछ लेते हैं एप्लीकेशंस बताओ, तो दे आर यूज एज अ रिएजेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग कैटलिस्ट यही होता है, तो रिएजेंट की तरह काम हो रहे हैं ये हमारे, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं ये हमारे। और सबसे यूज होते हैं ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, सिस्प्लैटिन कैंसर के लिए यूज होता है, तो ये हमें नहीं भूलना है, सिस्प्लैटिन, ठीक है, ये हमारा आ ही जाता है। और एज अ क्या कहते हैं एडिटिव्स भी यूज होते हैं, जैसे टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, एंटी लॉकिंग एजेंट होता है पेट्रोल के अंदर, ठीक है, आवाज़ ना आए, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है तो टेट्रा इथाइल लेड यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से दिस इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब हम इसकी मेन पे पढ़ते हैं हैप्टिसिटी के ऊपर। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं हैप्टिसिटी। देखो हैप्टिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि कितने जो है डोनर एटम्स डोनेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना पहले बहुत अच्छे से मार्क करके समझो कि सिर्फ डोनर एटम्स देखने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं देखने हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेटल ने कार्बन के साथ ऐसा बना रखा है, तो ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बने हुए हैं तो इसकी हैप्टिसिटी होगी 2, नो। डोनर एटम तो सिर्फ कार्बन है ना, डोनर एटम तो सिर्फ कार्बन है ना, तो फिर अगर डोनर एटम सिर्फ कार्बन है तो इसकी हैप्टिसिटी होगी 1। तो हमें सिर्फ डोनर एटम देखना है, बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है। तो हैप्टिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम कितने कितने कार्बन लगे हुए हैं, या फिर अगर कहीं में तो हम कार्बन ही देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कितने कार्बन उसके साथ कनेक्टेड हैं वो हमें देखने हैं, हमें बॉन्ड्स नहीं देखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है हैप्टिसिटी, नंबर ऑफ डोनर एटम। तो ये बहुत तरीके के होते हैं, ईटा 8 तक जाता है, ठीक है, इसका काउंट। तो ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ईटा, इसे क्या बोलते हैं हम, ईटा, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर जो नंबर है इसका मतलब है इतने इसमें डोनर एटम है। जैसे यहाँ पे मैंने ईटा 6 लिखा है तो मतलब इसमें 6 कार्बन जो है डोनर एटम होंगे। यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे 8 है। तो जितना हमने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उतने डोनर एटम्स हैं, ठीक है। तो ईटा हैप्टिसिटी को डोनेट करता है और इसके ऊपर जो भी नंबर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इतने कार्बन एटम डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ईटा 1 के एग्जाम्पल है अल्काइल, कार्बोनिल, कार्बीन एंड कार्बाइन। अल्काइल का मतलब है जैसे कि मेटल के साथ कोई भी अल्काइल लगा हो, ठीक है, CH3 लगा दिया, ब्यूटाइल लगा दिया, इथाइल लगा दिया, बट एक ही कार्बन है ना इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा 1। कार्बोनिल, मेटल C ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बोनिल, ये हमारा कार्बोनिल होता है, इसको तो डिटेल में मैंने करवाया है, ठीक है। तो मेटल के साथ ये वाला लग गया। नेक्स्ट कार्बीन, कार्बीन क्या होता है, मेटल के साथ डबल बॉन्ड कार्बन का, और यहाँ पे R और यहाँ पे R, दैट इज कार्बीन। तो यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड्स जरूर बना रखे हैं पर डोनर एटम सिर्फ कार्बन है, तो इसलिए ये किसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, ईटा 1। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी, हम कार्बन को देखेंगे, बॉन्ड को नहीं देखेंगे। कार्बाइन, मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R,
अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है पर डोनर एटम तो सिर्फ एक ही कार्बन है ना, तो इसलिए ईटा 1। इसीलिए मैंने ये चारों एग्जाम्पल करवाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमको बॉन्ड्स नहीं देखने हैं, हमें डोनर एटम देखना है। अब जैसे एल्कीन, अब एल्कीन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब ये इसके थ्रू ऐसे लिखने का मतलब है कि ये कार्बन भी डोनेट कर रहा है, ये कार्बन भी डोनेट कर रहा है, तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहाँ ऐसे मेटल लगा हो। अगर यही चीज ऐसी लिखी हो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और ये ऐसा लिखा हो ऐसा, तो ये तो एक ही कार्बन कर रहा है, ठीक है, तो ईटा 1 हो जाएगा। पर बीच में अगर दो पाई बॉन्ड के बीच में लगा है तो मतलब दोनों कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसकी ईटा क्या हो जाएगी हमारी हेप्टिसिटी ईटा 2। ठीक है, अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइल और साइक्लोप्रोपाइनाइल अनायन, ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लगा हो और ये ऐसा लगा हो, इसका मतलब है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है मेटल के टुवर्ड्स, इसीलिए इसकी हेप्टिसिटी क्या हो गई ईटा 3। अलाइल अभी हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है, 3 कार्बन का होता है, ठीक है, इस तरीके 1 2 3 और ऐसे। और अगर ईटा 3 है, ईटा 3 में वो ऐसा डोनेट करेगा इस तरीके से कि तीनों का ही कंट्रीब्यूशन है और ऐसे ये मेटल के साथ है, मतलब ये वाला भी कार्बन इंक्लूड है, ये भी इस तरीके से आपको अगर कोई चीज दिख रही है तो ये कैसा मतलब है इसी का, ऐसे ऐसे है ये, ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन सबका है तो इसलिए इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो है मेटल को डोनेट कर रहा है, तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। जब भी ऐसा हो आप कार्बन काउंट कर लो 1 2 3, तो ये क्या हो गया ईटा 3। अब ब्यूटाडाइन, हमारा ब्यूटाडाइन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, 4 कार्बन होते हैं, ये डबल बॉन्ड होता है। अब 1 2 3 एंड 4, ये कैसा करेगा, इसके बीच में दिखा देगा, या फिर इसी को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, पूरा इक्वल करके ऐसे, तो मतलब 4 के 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है इन डोनेशन, तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी क्या हो गई ईटा 4। अब आते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, पेंटा 5, ठीक है, तो हम पेंटा रिंग बना देंगे, ठीक है, हमारे को पता है कि ये ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादा बना दिया सॉरी मैंने, एनाइल अनायन होता है ना, तो ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे भी, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है, तो ये अगर ऐसा दे दिया इसने मेटल को, तो मतलब 5 के 5 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5। अभी इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये इसकी हेप्टिसिटी चेंज हो सकती है। अभी मैं मैक्सिमम, और एक और बात, मान लो ईटा नहीं लिखा हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिख रखा है, तो आप क्या करोगे, ईटा 1 लोगे कि ईटा 2 लोगे, ईटा 5 लोगे, क्या लोगे। तो अगर ऐसा है कि आपके पास कोई भी ईटा नहीं दे रखा और साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही दे रखा है, तो आप उसकी मैक्सिमम हेप्टिसिटी लोगे। जैसे इसकी मैक्सिमम हेप्टिसिटी कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आप इसकी ईटा 5 लोगे। आपको जैसे ब्यूटाडाइन दे रखा है, ये चाहे तो इससे भी ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे अगर ऐसा करता तो ही होता, ईटा 2 ही होता, ठीक है, और अगर पूरा कर रहा है तो ईटा 4 है, तो मतलब ईटा 2 भी हो सकता है, ईटा 4 भी हो सकता है। तो हमें तब अगर मान लो ईटा नहीं दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हेप्टिसिटी लेंगे। इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है 4, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में कि आपको अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप उसकी मैक्सिमम हेप्टिसिटी लेते हो। तो अभी हम यहाँ पे मैक्सिमम हेप्टिसिटी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मैं बताऊंगी फ्लक्सोनियल रिएजेंट क्या होते हैं जो अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ईटा 6 बेंजीन, बेंजीन में 6 कार्बन, जितने कार्बन उतनी डोनेशन, 1 2 3 4 5 6, तो ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे डोनेट करेगा, 6 कार्बन एटम इन्वॉल्व है, इसलिए ईटा 6। यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके यहाँ पे मेटल लग गया, तो 7 है, तो इसलिए ईटा 7। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, बहुत बार ये आता है। इसकी भी हेप्टिसिटी बहुत तरीके की हो सकती है, पर अगर आपको हेप्टिसिटी नहीं दे रखा है तो आप इसकी मैक्सिमम हेप्टिसिटी लोगे,
जैसे अभी यूरेनस में किया था, यही तो था 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे ये मेटल को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो जितने कार्बन एटम्स, मैं तो ये सिंपल कहूंगी, जितने कार्बन एटम डोनेट करें दैट इज द हैप्टिसिटी, नॉट द बॉन्ड। आपको बॉन्ड नहीं देखना है, आपको देखना है कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व है। अब यहीं पे अब इसी के साथ थोड़ा यहाँ भी डाल देंगे फ्लक्सोनियल लिगेंड्स क्या होते हैं। ऐसे बहुत लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं। ईटा 1 भी हो सकते हैं, ईटा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ही जो हमारा लिगेंड है वो 3-4 हैप्टिसिटी शो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्सोनियल लिगेंड। जैसे अलाइन, अब यही देखो, अगर इसने, ये भी एक कार्बन था, 1 2 3 कार्बन थे, बट एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पे अलाइड की हैप्टिसिटी क्या हो गई, ईटा 1। अब यहाँ पे ये मैंने दिखाया नहीं, ऐसा है, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, अलाइल ऐसे ही बनता है। ये देखो यहाँ से भी अटैच्ड है, ये थोड़ा बीच में लगेगा ऐसे, तो मतलब इन दोनों से भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड है, तो इससे भी अटैच्ड है, इन दोनों से भी अटैच्ड है, तो ईटा 3। यहाँ पे इन्हीं दोनों से है, ईटा 2। तो अलाइड एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं जो फ्लक्सोनियल लिगेंड्स हैं, तो जो सबसे ज्यादा मतलब लाइक एक हैप्टिसिटी से भी ज्यादा हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं। जैसे अल्काइल है, ये तो एक ही हैप्टिसिटी शो करेगा ना, ये तो 2 कर ही नहीं सकता। कार्बोनिल, कार्बिन, कार्बाइन, ये तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सीधा एल्कीन है, वो भी नहीं कर सकता। तो इस जो चेंज कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम फ्लक्सोनियल लिगेंड। क्या बोलते हैं, फ्लक्सोनियल लिगेंड। अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन, यहाँ पे एक से है, ईटा 1, तो ये देखो इसका मतलब क्या है, 1 2 एंड 3, इतना है ना, तो ईटा 3। अब ये पूरा राउंड हो गया, ईटा 5। तो ये 3 हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 एंड ईटा 5। बट अगर मान लो हैप्टिसिटी नहीं दे रखी तो ये क्या शो करेगा, ईटा 5। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, अब इसको बनाए अगर हम, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा ही दे रखा है, तो ईटा 2, मान लो इसी को ऐसा दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 4, तो ईटा 4। मान लो अब इसी को इस तरीके से कर दिया ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, ईटा 6। और अगर वो पूरा कर दिया, ईटा 8, मतलब ईटा 2, ईटा 4, ईटा 6, ईटा 8, 4 हैप्टिसिटी ये शो कर सकता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो हमारी होती है हैप्टिसिटी। सो क्लास दिस इज फॉर दिस क्लास, क्योंकि क्लास बड़ी हो गई है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज से और इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बेस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।